हेलो बच्चों, सभी को गुड आफ्टरनून। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 50 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बार बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं और पूरी संभावना है कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 में ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपके सोशल साइंस के चारों टॉपिक से लिए गए हैं, जितने भी आपके चारों सब्जेक्ट हैं वहाँ से मिक्स क्वेश्चन है और 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? पहले चैप्टर से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से लिया गया है। ऑप्शन ए दिया आपके पास मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क और विलियम प्रथम। तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? जर्मनी के एकीकरण में अपनाया था बिस्मार्क ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ये भी जर्मनी के एकीकरण में हुई। ऑप्शन ए 1864 है, बी 1866 ईस्वी, सी दिया 1870 ईस्वी, डी है 1871 ईस्वी में। तो जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी वो कब हुई थी? इसमें क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था? ऑप्शन ए है मेजनी एवं इमैनुअल, बी है गैरीबाल्डी, सी है काउंट काबूर और डी ऑप्शन है आपके पास इनमें से सभी। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था? तो हम देखते हैं इटली के एकीकरण में मेजनी, गैरीबाल्डी और काउंट काबूर तीनों ही योगदान देते हैं, इसलिए इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन ए दिया है कार्ल मार्क्स की, बी दिया है टॉलस्टॉय की रचना है, सी है दोस्तोयेवस्की की और डी ऑप्शन है एंजल्स की रचना है। वार एंड पीस ये रचना है, पुस्तक किसकी है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टॉलस्टॉय की। अगला प्रश्न है, समाजवादियों की बाइबल, कम्युनिज्म की बाइबल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है दास कैपिटल को, बी दिया है वार एंड पीस को, सी दिया है स्पार्क की है और डी दिया है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसको कहा जाता है। समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपके पास, दास कैपिटल। ये भी पूछता है कि ये पुस्तक किसकी है, तो क्या बताएंगे? मार्क्स की है। और ये जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है ये भी मार्क्स और एंजल्स की है। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पुस्तक किसकी है। दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? मार्क्स की पुस्तक है। चलिए, अगला प्रश्न दिया है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक हम किसे मानते हैं? ऑप्शन ए है सेंट साइमन को, बी दिया है चार्ल्स फूरियो को, सी है लुई ब्लाक को और डी ऑप्शन दिया है कार्ल मार्क्स को। वैज्ञानिक समाजवाद, जहां भी कम्युनिज्म आता है वहां पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपके पास, कार्ल मार्क्स। ठीक है, समाजवाद के जनक किसको कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? पहले अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? ऑप्शन ए दिया है ए यू ह्यूम, बी है WC बनर्जी, सी ऑप्शन दिया है बदरुद्दीन तैयब जी और डी ऑप्शन दिया है एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट हो जाएगा, ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता है, पहली महिला अध्यक्ष बनी और एयू ह्यूम थे इसके संस्थापक। ठीक है, और WC बनर्जी कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, WC बनर्जी। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? ऑप्शन ए है भारत छोड़ो आंदोलन, बी है असहयोग आंदोलन, सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी दिया है आपके पास खिलाफत आंदोलन। किस आंदोलन को गांधी जी ने बंद कर दिया था? चौरी चौरा कांड के बाद जो आंदोलन बंद होता है वो ऑप्शन बी सही है, असहयोग आंदोलन। इसको गांधी जी ने बंद कर दिया था। पहला गांधी जी का भारतीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर पहला आंदोलन था। चलिए, अगला प्रश्न है, फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए है जॉन के ने, बी ऑप्शन दिया है जेम्स हारग्रीज ने, सी दिया है क्रॉप्टन ने और डी है रॉबर्ट फुल्टन ने। फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया था? इसमें सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जॉन के ने किया था। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी है आपके पास झारखंड में है, सी दिया है MP में है और डी दिया है पश्चिम बंगाल में है।
कहाँ पर है? राउरकेला लौह इस्पात उद्योग आपका स्थित है उड़ीसा में। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उड़ीसा। अगला प्रश्न है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां पर है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहां पाया जाता है? ऑप्शन ए यूपी उत्तर प्रदेश में, बी दिया है राजस्थान, सी दिया है कर्नाटक और डी दिया है आपके पास महाराष्ट्र। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार हम इसमें से कहां पर पा सकते हैं? तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन बी। मरुस्थल कहां पर है? राजस्थान में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है आपके पास देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, बी दिया है स्वामी विवेकानंद ने, सी दिया है राजेंद्र प्रसाद ने, डी दिया है पंडित नेहरू ने। किसने? देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर ऑप्शन डी है पंडित नेहरू। क्या सही हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, देश में बांधों को क्या कहा था उन्होंने? भारत का मंदिर कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार हमको दिखाई देता है? ऑप्शन ए है केरल में, बी दिया है कर्नाटक, सी दिया है एमपी और डी दिया है उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में हमें सबसे अधिक वन क्षेत्र देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, बी दिया है झेलम, सी सतलज है और डी दिया है व्यास नदी पर। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी, सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है। अगला प्रश्न है धान का एक प्रकार बताइए। ऑप्शन ए है औश, बी दिया है अमन, सी दिया है बोरो और डी है इनमें से सभी। धान का एक प्रकार कौन सा है? औश है, अमन है, बोरो है या फिर ऑल ऑफ एबव, इनमें से सभी हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सभी जो हैं ये तीनों धान के ही प्रकार हैं, औश, अमन और बोरो। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? ऑप्शन ए दिया है आपके पास पेट्रो रसायन, बी दिया है लौह अयस्क, सी है चित्ररंजन लोकोमोटिव और डी है चीनी उद्योग। इसमें से कौन सा ऐसा उद्योग है जो कि उपभोक्ता उद्योग है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चीनी उद्योग क्या है? उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत आता है, हम उसका उपभोग करते हैं। अगला प्रश्न है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए है राजगीर में, बी दिया है बोधगया में, सी है बिहार शरीफ में और डी दिया है आपके पास पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान स्थित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पटना में। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है रेल वर्कशॉप कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए जमालपुर, बी है भागलपुर, सी है मुंगेर और डी ऑप्शन दिया है पटना। रेल वर्कशॉप कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रेल वर्कशॉप आपका स्थित है जमालपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही पूछ रहा है आपसे। पहला दिया है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बी ऑप्शन दिया है यह धर्म को राजकीय धर्म बनता है और सी दिया है कि लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी नहीं है। ऑप्शन डी दिया है महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है, मतलब महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, आपसे सही ऑप्शन पूछा है। और हमें धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, कोई भी धर्म मानने की, ये भी गलत है। और यह धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ये भी गलत है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि भारत का जो संविधान है वो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है या भेदभाव की मनाही करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। आपसे क्या पूछा था कि संविधान के बारे में कौन सा कथन इसमें से सही है। ठीक है, तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ये कथन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा था? ये कथन किसका है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी का है, बी दिया है जवाहरलाल नेहरू का है, सी दिया है जयप्रकाश नारायण का है और डी दिया है मदन मोहन मालवीय का है। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण या फिर मदन मोहन मालवीय? क्या सही हो जाएगा? धर्म को राजनीति से हम अलग नहीं रख सकते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था। अगला प्रश्न है, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए है 1958 में, बी दिया है 1962, सी दिया है 1973 में और डी ऑप्शन दिया है 1975 में। कब की गई? वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? ए, बी, सी या फिर डी? क्या सही हो जाएगा? वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1958। अगला प्रश्न दिया है, संघ सरकार राज्य का उदाहरण है। संघ सरकार उदाहरण है किसका? अमेरिका का है या फिर ऑप्शन बी चीन का है, सी ऑप्शन दिया आपके पास ब्रिटेन का और डी दिया है इनमें से कोई भी नहीं। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अमेरिका। अगला प्रश्न दिया है, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 34 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 में, ऑप्शन सी दिया है अनुच्छेद 42 में, ऑप्शन डी दिया है अनुच्छेद 51 में। किसमें है? तो स्थानीय स्वशासन जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 40 में हमको मिलता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आर्टिकल 40। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नांकित में से किस विकल्प से संबंधित है? ऑप्शन ए है ग्राम कचहरी, बी दिया है नगर पालिका, सी दिया है पंचायती राज से और डी दिया है आपके पास ग्राम पंचायत से। तो जो 73वां संविधान संशोधन था 70, तो ये किस निम्नांकित में से किस विकल्प से संबंधित है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पंचायती राज से। नगर पालिका का पूछे तो 74वां संविधान संशोधन, दोनों एक ही साथ हुए थे। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है और पंचायती राज का जो संशोधन है वो 73वां संविधान संशोधन। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? ऑप्शन ए दिया है संघीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, बी दिया है संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है, सी दिया है एकात्मक और अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, ऑप्शन डी दिया है एकात्मक और संघीय शासन प्रणाली है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली आपको दिखाई देती है? तो जो भारत की शासन प्रणाली है वो कैसी है? संघीय भी है और संसदीय भी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी दिया है आपके पास जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी दिया है महेंद्र सिंह टिकैत और डी ऑप्शन दिया है चौधरी चरण सिंह। क्या हो जाएगा? भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? मोरारजी देसाई थे, जयप्रकाश नारायण था, महेंद्र सिंह टिकैत थे या फिर चौधरी चरण सिंह थे? क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएंगे, महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन सी महेंद्र सिंह टिकैत। चलिए अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? ऑप्शन ए दिया है बिहार, यूपी और एमपी से, बी दिया है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक दक्षिण वाले क्षेत्र से, या फिर आपके पास ऑप्शन सी दिया है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब से, ऑप्शन डी दिया है गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी मध्य प्रदेश। नर्मदा घाटी परियोजना
नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? इसमें सही होगा आपका ऑप्शन डी, ये गुजरात से, महाराष्ट्र से और एमपी से, मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, ऑप्शन ए है लाल कृष्ण आडवाणी, बी दिया है मुरली मनोहर जोशी, सी दिया है राजनाथ सिंह, डी दिया है अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए दिया है 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन बी दिया है 15 सितंबर 1950 को, ऑप्शन सी दिया है 15 अक्टूबर 1950 को, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई भी नहीं। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951 या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। क्या सही होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 15 मार्च 1950। और यही योजना आयोग था, इसका नाम बदलकर बाद में क्या रख दिया गया? नीति आयोग रख दिया गया। ठीक है, बहुत बार बताया गया है आपको, इस योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? नीति आयोग रख दिया गया। आपको कमेंट करके बताना है कि कब रखा गया इसका नाम, नीति आयोग बना करके इसका नाम कब नीति आयोग कर दिया गया। योजना आयोग का गठन तो 15 मार्च 1950 को हुआ, लेकिन अगर पूछ ले नीति आयोग का गठन कब हुआ, तब क्या बताएंगे। चलिए, अगला प्रश्न है आपके पास, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है सेवा क्षेत्र, बी दिया है कृषि क्षेत्र, सी दिया है औद्योगिक क्षेत्र और डी दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो तृतीय क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है? वो होता है सेवा का क्षेत्र। पहले क्षेत्र में हम क्या करते हैं? प्रथम क्षेत्र जो होता है कृषि का क्षेत्र होता है, निर्माण करते हैं। द्वितीय क्षेत्र में क्या करते हैं? औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग की स्थापना करते हैं और फिर उसको हमें सप्लाई करना होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें, सेवा क्षेत्र जो सर्विस का क्षेत्र होता है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये फर्स्ट के अंतर प्रथम हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न दिया है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई थी? प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई थी? ऑप्शन ए दिया है इंदिरा गांधी, बी दिया है राजीव गांधी, सी है अटल बिहारी वाजपेयी और डी दिया है आपके पास मनमोहन सिंह। प्रथम राष्ट्रीय मानव रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई थी? इसमें क्या सही हो जाएगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसमें सही होगा आपका ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। अगला प्रश्न आपके पास है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, सर्वाधिक है? ऑप्शन ए दिया है बिहार, बी दिया है चंडीगढ़, सी दिया है हरियाणा और डी दिया है गोवा। क्या सही हो जाएगा? भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गोवा। गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है कितने, किससे किसके समय को हम वित्तीय वर्ष कहते हैं? ऑप्शन ए दिया है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक के समय को, ऑप्शन बी है आपके पास 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक के समय को, ऑप्शन सी है आपके पास 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के समय को, ऑप्शन डी है 1 सितंबर से लेकर के 31 अगस्त तक के समय को। कब कहा जाता है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? कब से कब तक के समय को वित्तीय वर्ष हम कह सकते हैं? तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च का जो कार्यकाल होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक वित्तीय वर्ष कहते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र में या फिर इकोनॉमिक्स में हम उसको 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के कार्यकाल को बजट सत्र में भी देखें तो उसी को हम एक वित्तीय वर्ष कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके पास दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? भारत में
मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? ऑप्शन ए है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है आपके पास संसद। इसमें से कौन सा ऐसा संस्थान है जो भारत में मुद्रा जारी करता है? तो भारत की मुद्रा कौन जारी करता है? हम देखते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके द्वारा भारत में मुद्रा जारी की जाती है। ठीक है, मुद्रा जारी करने का अधिकार है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। अगला प्रश्न है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है? बीमारू स्टेट बताना है आपको। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है आपके पास छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है आपके पास आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है आपके पास बिहार। तो बीमारू स्टेट आपको इंग्लिश में अगर बीमारू लिखा है आप यहां से समझ सकते हैं, ये हो जाएगा आपका बी, एम से हो जाएगा आपका एमपी, ठीक है, और क्या हो जाएगा, र से आपका हो जाएगा राजस्थान, और आपका यू से हो जाएगा यूपी। ठीक है, ये चार जो स्टेट हैं, इसको ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? आशीष बोस के द्वारा ये कॉन्सेप्ट है। और इसमें इन चार स्टेट को क्या कहा गया है? बीमारू स्टेट, मतलब आर्थिक रूप से पिछड़ा स्टेट कहा गया है, जिसको इन्होंने बीमारू नाम दिया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें बिहार। बाकी आपका एमपी, राजस्थान और यूपी ये भी बीमारू स्टेट में आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? वैश्वीकरण के मुख्य अंग की संख्या है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 4। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास उपभोक्ता, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1986 ईस्वी, बी दिया है 1980 ईस्वी, सी दिया है 1987 ईस्वी और डी दिया है 1988 ईस्वी। क्या हो जाएगा? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1986 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न है स्वर्ण भूषणों की, स्वर्ण आभूषण, ठीक है, स्वर्ण आभूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ये क्वेश्चन आपको बताना है कि स्वर्ण आभूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? आईएसआई मार्क है या फिर हॉल मार्क होना चाहिए, ऑप्शन सी दिया है एग मार्क होना चाहिए, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो स्वर्ण आभूषण की जो परिशुद्धता ज्ञात करता है वो होता है आपका ऑप्शन बी हॉलमार्क। ठीक है, हॉलमार्क होता है जो कि स्वर्ण आभूषण की परिशुद्धता को बताता है कि वो कितना शुद्ध है। और आपको इसको बताना है कि योजना आयोग को नीति आयोग कब बनाया गया, डेट बतानी है आपको। ठीक है, तो ये आपके प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, इनको आपको तैयार कर लेना है। अगर इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं याद है या नहीं पता है, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।